प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस कॉन्जुगेट, ये सब पे हम चीज़ें कर रहे थे, उसी में आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस z इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इंटू पोलर फॉर्म। ठीक है, अब अच्छा, यूजुअली हम क्या करते हैं, सबसे पहले मॉड्यूलस निकालते हैं, है ना, फिर tan थीटा वो मॉड करके निकालते हैं, फिर सोचते हैं। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पकड़ते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पकड़ो कौन से क्वाड्रेंट में है। थीटा दे रखा है 0 से पाई, 1 माइनस कॉस थीटा कुछ पॉजिटिव ही हुआ, साइन थीटा भी पॉजिटिव हुआ। ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम प्रोसीड करें तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और आइटा और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर क्या रहा, साइन थीटा बाई 2 प्लस आइटा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है ना, अब मैं यहाँ कोशिश क्या करता हूँ कि मतलब इसको e की पावर आइटा थीटा में ले जाए, है ना, तो इसमें इसको मैंने लिख लिया 2 साइन थीटा बाई 2, और क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के ऐसे प्लान किया है कि ये वाला 0 से पाई बाई 2 के बीच का एंगल आ जाए। ठीक है ना, 0 से पाई 2 के बीच का एंगल आ जाए, तो अगर थीटा 0 से पाई है तो थीटा बाई 2 भी, थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2, और पाई बाई 2 में घटाओगे तो ये क्या होगा, 0 से पाई बाई 2, है ना। तो अब अगर देखा जाए तो हमने इसका सीधा पोलर फॉर्म ही लिख दिया। क्यों, ये एक पॉजिटिव चीज बाहर लिखी हुई है, 2 साइन थीटा बाई 2 एक पॉजिटिव चीज है, और अंदर हमने इसको लिख लिया है प्रॉपर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, है ना, और z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही, तो यहाँ पे हम सीधा कह देंगे कि यहाँ पर मॉड z, हेयर मॉड z इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2, है ना, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, हाँ, थीटा यहाँ 0 से पाई की बजाय कुछ और चेंज करते तो फिर वहाँ क्या फ़र्क पड़ता सोचते हैं। जैसे मान लो मैं लेता थीटा पाई से 2 पाई लेता, थीटा लेता पाई से 2 पाई। ठीक है ना, तो इनफैक्ट पाई से 2 पाई ना लेके लेते हैं पाई से 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो क्वाड्रेंट कहाँ गया, क्वाड्रेंट कहाँ गया, थर्ड गया ना। ठीक है ना, सॉरी नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट गया, फोर्थ। क्यों, क्योंकि देखो मैं क्या कह, रुको ना, मैं यहाँ पे सेम चीज़ लेता हूँ, ठीक है ना, और मैंने कहा एक्सप्रेस दिस इनटू पोलर फॉर्म, और यहाँ मैंने पाई से 2 पाई भी रख सकते हो, इसको रख लिया पाई से 2 पाई। अब क्या सिनेरियो, ठीक है, तो अब जरा देखो, तो आपको यहां पर जब आप यहां पहुंचे हुए हो इस वाले पॉइंट पे कि z इज, क्योंकि सॉल्विंग पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, एक्सप्रेशन तो वही यूज किया, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही यूज किया, क्या 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, या फिर एक काम करते हैं उससे प्रीवियस वाले स्टेप पे रहते हैं, क्या 2 साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 प्लस
आएटा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। प्रोसीड करते तो हम इसमें भी यहां तक पहुंचते। अब थीटा पाई से 2 पाई होने का मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये वाला पार्ट हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब ये पार्ट नेगेटिव हो गया तो यहां पे हमें z क्या फील हो रहा है, z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो इतना तो तय हो गया, ये बाहर वाली चीज इसके क्या है, मॉड्यूलस है। क्यों, क्योंकि थीटा अगर पाई से 2 पाई तो थीटा बाई 2 पाई बाई 2 से पाई, तो ये तो पॉजिटिव चीज है, यहां डिस्टर्ब नहीं हुआ, ठीक है ना। अंदर दिमाग लगाना है, तो एक बार जरा 30 सेकंड सोचो तो क्या करें। चल अब उस पैटर्न पे टिको, वो जो tan थीटा निकालते हैं, है ना, तो चलो उसको tan थीटा ना बोल के tan अल्फा बोल दो, क्योंकि यहाँ थीटा ऑलरेडी आप यूज कर सकते, ठीक है ना। तो क्या होता है, tan अल्फा क्या लोगे, मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, बोलो, ठीक है। या फिर आप अगर इसका अगला स्टेप ये लिख दोगे 2 sin थीटा बाई 2 और cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और प्लस आएटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख तो यहां भी सकते ही हैं, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो यहां पर वो अल्फा क्या फील करा रहा है, यहां पर वो अल्फा क्या फील करा रहा है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट यहां क्या आ रहा है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, लेकिन हमें मॉड लेना होता है, अरे मॉड लेते हो ना, ठीक है ना। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 कहां से कहां हुआ, पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ ना। इसका उल्टा आएगा उल्टा, क्या आएगा, थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 आएगा, थीटा बाई 2 है ना। लेकिन फिर आपका चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपने फॉर्मूला क्या निकाल रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट का माइनस अल्फा, यही आ जाएगा। नहीं समझ आया, सेम चीज तो आ गई। अरे पहले आया अल्फा क्या, थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2, फिर आपका वहां फॉर्मूला क्या है, माइनस अल्फा होना है, चूंकि चौथा घर है, वापिस वही आ गया। अरे बात समझ। तो यहां पर हम यहां पे कहेंगे ये एक्चुअली पोलर फॉर्म ही है, जिसमें मॉड z अपने पास क्या है, 2 sin थीटा बाई 2 और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z है क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो देखो अब जैसे यहाँ कह रहा है इफ a प्लस आइटा बी इक्वल टू सी प्लस आइटा अपॉन सी माइनस आइटा देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और b बाई ए इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। फर्स्ट तो ऐसे ही हो गया, नहीं फर्स्ट क्यों ऐसे ही हो गया, आपको a प्लस आइटा भी पता है, c प्लस आइटा अपॉन c माइनस आइटा, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो उनका मॉड्यूलस भी बराबर हो, है ना। और अगर देखा जाए तो ये इधर तो हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, इधर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया अपने पास 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 1। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही हो गया, लेकिन सेकेंड पार्ट के लिए फिर हमें प्रॉपर ए और बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पर मैं ए प्लस आइटा बी को जो लिख रहा हूँ c प्लस आइटा अपॉन सी माइनस आइटा, एक c प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया अपने पास c स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c आइटा अपॉन, देखो प्रूव हो गया c स्क्वायर प्लस 1, बोथ साइड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, तो a आ गया अपने पास c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन प्लस 1 और b आ गया अपने पास 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, तो b बाई ए वो चीज़ आ गई, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है कह रहा है इफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर देन z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको अगर हम प्रोसीड करेंगे तो ये z1 प्लस z2 इंटू
z1 बार प्लस z2 बार मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। इसको प्रोसीड करो तो मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। क्या हुआ? तो यहाँ से z1 z2 बार इक्वस टू माइनस z2 z1 बार, ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखा जाए तो दिस इम्प्लाइज z1 अपॉन z2 इक्वस टू माइनस ऑफ z1 बार अपॉन, है ना। तो क्या फील हुआ कि z1 अपॉन z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सेटिस्फाई कर रहा है z इक्वल टू माइनस z बार। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका z और z बार बराबर होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। द स्टेटमेंट इज, ठीक है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। दो लिखा हुआ है, z की पावर 7 इक्वल टू z बार और z की पावर 5 प्लस z बार इक्वल टू 0, ठीक है ना। जरा देखो तो मैं फर्स्ट में क्या करने वाला हूँ, 30 सेकेंड सोचो। उससे फायदा और थोड़ा इसको सही बोल सकते थे तुम। देखो क्या होगा, आप एक काम करो, बोथ साइड मॉड इम्पोज करो। तो बोथ साइड जैसे ही मॉड इम्पोज करोगे तो ये आपको बनेगा मॉड z की पावर 7 इक्वल टू मॉड z बार बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मॉड z की वैल्यू 2 मिल रही है, या तो 0 या फिर 1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, जब मॉड z 0 है तो z 0 है, और जब मॉड z 1 है तो अब यहाँ पर मैंने ये जो z की पावर 7 इक्वल टू z बार है, इसमें बोथ साइड्स एक z मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया z की पावर 8 इक्वल टू, है ना। और फिर ये बन गया z की पावर 8 इक्वल टू 1, विच इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 8, विच इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 8। अभी थोड़ी देर में हम इसके सारे रूट्स फील करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्यूशंस कितने मिले? 8। गिनती तो कभी फेल होती नहीं है ना। तो सॉल्यूशंस यहाँ से कितने मिले? 8। और एक ऑलरेडी क्या मिल रखा है? 0, है ना। तो अपना जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 9, ठीक है ना। अब देखो, अगर नॉन जीरो सॉल्यूशंस वर्ड मेंशन करता तो फिर 9 की बजाय क्या होता? 8 होता, ठीक है ना। और यहाँ से इतना ही नहीं, आपको एक फॉर्मेट मिला कि अब के बाद कभी भी z की पावर n इक्वल टू z बार के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा, बताओ कितना? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या? n+2। इनफैक्ट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस पूछे, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस पूछे तो कितना? n+2, ठीक है। अब मैंने सेकंड जो पूछा है उस पे आओ, सेम आंसर। कितने लोग को विजुलाइज हो रहा है? मतलब आंसर 7 होगा, कितने लोग को विजुलाइज होगा? ठीक है। तो मैं z की पावर 5 इक्वल टू माइनस z बार लिख देता हूँ और मॉड लगा देता हूँ। मॉड लगाऊंगा ऐसा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा? मॉड z, फिर से वही 2 वैल्यू, 0 या बोलो 1, ठीक है ना। तो अब जब मॉड z 0 तो z 0, जब मॉड z 1 तो ये जो z की पावर 5 इक्वल्स टू माइनस z बार है ना, इसमें बोथ साइड्स एक z बार से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया z की पावर 6 इक्वल्स टू माइनस मॉड z का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज z की पावर 6 इक्वल्स टू -1। फिर से कितनी डिग्री की इक्वेशन है? 6 डिग्री। तो 6 डिग्री की इक्वेशन है तो 6 रूट्स तो आएंगे, तो 6 रूट्स वहाँ से आ गया, एक रूट यहाँ से आ गया, तो हम आंसर क्या बोलेंगे? आंसर यहाँ पर बोलेंगे 7।
ना। तो इनफैक्ट यहां पर z की पावर n इक्वल टू z बार पे भी सेम आंसर, और z की पावर n इक्वल टू माइनस z बार पे भी सेम आंसर। तो यहां पे यहीं पे इसको शामिल कर देते हैं, और z की पावर n इक्वल टू, जब तक काउंट करने कह रहा है तब तक तो n+2, नॉन जीरो बोल दिया तो n+1, समझ रहे हो, नॉन जीरो बोल दिया तो n+1, ठीक है। और अब इसको अगर सॉल्व करने कह दिया तो अभी थोड़ी देर में हम ये वाली बात समझने वाले हैं। तो यहां से ईच एंड एवरी रूट हम देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिर देखो, जैसे कह रहा है इफ मॉड z इक्वल्स टू a देन फाइंड रियल पार्ट ऑफ z माइनस a अपॉन z प्लस a। एक बार जरा 30 सेकंड सोचो मैं यहां क्या करने वाला हूं, ठीक है। अब सुनो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। दोनों पार्ट को मतलब रियल पार्ट को लिखेंगे दिस प्लस तो कॉन्जुगेट, क्या बोल रहे हैं? रियल को दिस प्लस कॉन्जुगेट। हाँ हाँ ठीक है। जैसे ही आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाह रहे हो, ठीक है ना, तो एक थॉट हमेशा आपके पास होगा, एक्चुअली z प्लस z बार होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। z प्लस z बार होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। तो आपके पास हमेशा रियल पार्ट को लिखने का एक तरीका होता है z प्लस z बार अपॉन 2। तो आप इस e को लिख सकते हो हाफ ऑफ z माइनस a अपॉन z प्लस a और प्लस z बार माइनस a अपॉन z बार प्लस a तो रियल था, a प्योरली रियल था, तो ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब जब आप इसको प्रोसीड करोगे तो क्या आया, हाफ और z प्लस a इंटू जेड बार प्लस a, ज़रूरत के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, रुको, हाँ, तो देखो यहाँ से मॉड z का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस az और माइनस az बार, ठीक है। और फिर इधर वाला क्या हो जाए, मॉड z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस az। कुछ अच्छा फील हुआ? सब चीज़ें कटकटा रही हैं। कैसे कटकटा रही हैं? पहले तो ये गया इससे, ये गया इससे, ठीक है ना। और मॉड z स्क्वायर ही अपना क्या है, a स्क्वायर, नहीं तो मॉड z स्क्वायर और a स्क्वायर भी कैंसिल एंड आंसर इज 0। एक तो ये तरीका हुआ, और ये मेथड के फॉर्म में माइंड में रखिए। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा तो अपने पास एक ऑप्शन हमेशा मौजूद होगा कि आप हाफ टाइम्स वो जो भी अंदर लिखा है वो और उसका कॉन्जुगेट का सम, ठीक है। बट यहाँ हमने एक और मज़ेदार चीज़ मिस कर दिया, ठीक है ना, मतलब ऑल्टरनेटिव देखो, जो कि प्रेफरेबल तरीका होना चाहिए था। कभी भी मॉड z a है ना, तो अपने पास ऑलवेज एक तरीका होता है z को मानने का, लेट z इक्वल्स टू a e की पावर आइटा, इसका मॉडुलस है, वो वाला फंडा यूज होगा, ठीक है ना। तो यहां से आप देखो तो अपना e क्या आएगा, बेसिकली पहले e से पहले ज़रा वो सोचो कि z माइनस a अपॉन z प्लस a, है ना। अब अगर आपने यहाँ e की पावर आइटा थीटा माइनस a, सॉरी a e की पावर आइटा थीटा माइनस a और a e की पावर आइटा थीटा प्लस a रख दिया तो a तो कट चुका है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है e की पावर आइटा थीटा माइनस 1 अपॉन e की पावर आइटा थीटा प्लस 1। ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज़ है ना। तो अभी हमने लास्ट क्लास में लर्न किया था 1 माइनस e की पावर आइटा थीटा अपॉन 1 प्लस e की पावर आइटा थीटा क्या होता था, हाँ, इसको लर्न करो, ठीक है ना। देखो
1 माइनस ई की पावर आइटा थीटा अपॉन 1 प्लस ई की पावर आइटा थीटा। ये चारों बातें लॉन रहनी चाहिए, ये वाला, ठीक है ना, और कहाँ गया ये वाला। इनफैक्ट यही दोनों गोले लॉन रखो, ठीक है ना। क्या 1 प्लस ई की पावर आइटा थीटा 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर आइटा थीटा बाई 2, 1 माइनस ई की पावर आइटा थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 ई की पावर आइटा थीटा बाई 2 माइनस बाई 2। बाकी तो माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, माइनस टेन थीटा बाई 2 माइनस टेन थीटा बाई 2 ई की पावर आइटा, सॉरी माइनस टेन थीटा बाई 2 इंटू आइटा। कब, जब 1 माइनस है, तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, तो ये तो एक प्योरली इमेजिनरी नंबर नहीं। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z माइनस ए अपॉन z प्लस ए, रियल पार्ट ऑफ z माइनस ए अपॉन z प्लस ए क्या हो जाना है, ठीक है। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन फाइंड मॉड जेड। इफ 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन फाइंड मॉड जेड, ठीक है ना। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ, क्या होगा, ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, ये क्या होगा, इसके कॉन्जुगेट के माइनस साइन के बराबर। बेसिकली प्योरली इमेजिनरी मतलब z इक्वल टू माइनस जेड बार, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस जेड बार का मतलब z बार माइनस 1 और अपॉन 1 प्लस जेड बार, ठीक है ना। अब क्रॉस करा दो, तो क्रॉस कराओगे तो यहाँ से ये क्या हो गया अपने पास 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर और माइनस जेड प्लस जेड बार। अब दूसरी तरफ ले जाओगे तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड प्लस जेड बार, ये वाला पार्ट तो गया और यहाँ से क्या आ गया 2 मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो देयरफॉर अच्छा, उस फॉर्मेट को अगर समझते हो तो मुझे पहले से ही पता था कि बनाएगा वो, क्योंकि एक ही बार आइटा थीटा बनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट तीनों का मॉड्यूलस गिवन है, मॉड z1 3 है, मॉड z2 4 है, मॉड z3 5 है, तो कह रहा है देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या होना चाहिए सोचो, चलो पहले तो देखते हैं ये E है, तो ये E क्या होगा एक्चुअली, अगर आप बात समझ रहे हो तो बेसिकली मॉड z1 माइनस z2 का स्क्वायर का मतलब z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार। तो देखो मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर और मॉड z3 स्क्वायर यहाँ कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात को समझते हैं तो ये यहाँ 2 टाइम्स आ जाएगा, अरे ध्यान दो पन्ने मत पलटो, है ना। और उसके साथ अब z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार है, तो वहाँ से क्या हुआ माइनस ऑफ z1 z2 बार। चलो मैं यहाँ पर रफ में लिख देता हूँ z1 माइनस z2 और z1 बार माइनस z2 बार। अगर इसको समझो तो ये क्या आया माइनस ऑफ z1 z2 बार माइनस ऑफ z2 z1 बार। तो अगर देखा जाए तो यहाँ माइनस के साथ क्या आएगा z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z3 बार प्लस z3 z2 बार प्लस z3 z1 बार प्लस z1, ये सुनो ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे आके हम स्टक हैं, करना क्या है, कुछ बोल सकते हो कैसे। आयटा जब तक घुसा हुआ है हम ग्रेटेस्ट लिस्ट की तो बात ही नहीं कर सकते,
और प्योरली इमेजिनरी कैसे दिख रहा है? ये रियल चीज़ है। आप ये प्रोसीड कैसे, पता नहीं तुम्हें प्योरली इमेजिनरी कैसे दिख रहा है? ये तो रियल चीज़ है, तो ये प्रोसीडिंग भी रियल चीज़ ही है, एक रियल नंबर लिखा हुआ, ठीक है ना। अब देखो इसमें है क्या, समझो पहले। Z1 अगर इसको ज्योमेट्रिकली फील करना चाह रहे हो तो सोचो क्या हो रहा है। Z1 का मॉड 3 है, मतलब अरे देखो ना, Z1 का मॉड 3 है, मतलब एक 3 रेडियस के साथ सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, उस पर Z1 मूव कर रहा है। Z2 का मॉड 4 है, मतलब एक 4 रेडियस के साथ सर्कल है, उस पर Z2 मूव कर रहा है विद सेंटर ओरिजिन। और Z3 का मॉड 5 है, मतलब एक 5 रेडियस के साथ सर्कल है सेंटर ओरिजिन पर, उस पर Z3 मूव कर रहा है, मतलब 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ रेडियस 3, 4 एंड 5, और उन पे Z1, Z2, Z3 ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। मतलब एक को मान लो A पॉइंट, एक को मान लो B पॉइंट, एक को मान लो C पॉइंट। अभी थोड़ी देर में ये क्लैरिटी आने वाली है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट करता है Z1 Z2 के बीच का डिस्टेंस। अभी थोड़ी देर में क्लैरिटी आने वाली, ठीक है ना। मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट करेगा AB, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 रिप्रेजेंट करेगा BC, और मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 रिप्रेजेंट करेगा AC। तो वो जो ABC ऐसे मूव कर रहे हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, बहुत टिपिकल चीज है। और उस सम को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकली तो कुछ न मिले, कुछ नहीं। सोच के देखो ना, फील हो रहा है क्या? क्या 3 पॉइंट एक साथ चल रहे हैं उन 3 सर्कल्स पे, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम की बात हो रही, तो ज्योमेट्रिकली कुछ नहीं फील कर सकते, ठीक है ना। अब एक मजेदार ऑब्जर्वेशन देता हूं आपको, ये देख के वेक्टर वाला वो क्वेश्चन याद आना चाहिए था। कितने लोग को याद आया है ना? ठीक है, तो ये उसी पर फ्रेम्ड है ना, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड के स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, टू मैक्सिमाइज E, ये तो फिक्स्ड है, तो टू मैक्सिमाइज E मीन्स टू मिनिमाइज दिस, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहां पर ये प्रोसीड करेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 बार प्लस Z2 बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां पे अब इसको जब प्रोसीड करोगे तो क्या हुआ? मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z3 स्क्वायर, और प्लस देखो तो क्या हो जाएगा? Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, होगा कि नहीं? फिर Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार, और Z1 Z3 बार प्लस Z3 Z1 बार, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो यहां से हमें ये क्या दिखा कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमें दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस मॉड Z3 का स्क्वायर विथ माइनस साइन। तो हमें इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू मिल चुकी है ना। तो देयरफॉर हम यहां से E मैक्स क्या कहेंगे? तो E मैक्स कब होगा? जब ये लीस्ट हो, ठीक है ना। और ये लीस्ट कितना है? माइनस ऑफ दिस है, तो इसका मतलब उतने का 3 टाइम्स। तो यहां से आप इसको क्या बोल दोगे? इट इज एक्चुअली 3 टाइम्स मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस ऐसा, ठीक है ना। और जो भी होगा अपना आंसर आ जाए। कितना हो गया जरा देखना, कितना ये हो गया अपने पास? क्या था? 3 4 5 ना, तो 3 4 5 तो ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25, आंसर इज 140, ठीक है। चलो एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाता हूं। कह रहा है Z1 Z2 Z3 with 3 complex numbers
सच दैट एक चीज गिवन है, ठीक है ना। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। अच्छे ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, अब इसका पहले मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, है ना। इतना तो सबको दिख ही रहा है, इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। क्या प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, जरा देखो तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, प्लस z3 क्यूब, है ना, और क्या है प्लस z1 z2 z3। एक काम करते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वी हैव टू क्रिएट z1 प्लस z2 प्लस z3 जितना हो सके, जो कि हम उसके मॉड को यूज कर पाए, ठीक है ना। तो अपने पास इसको देख के कोई फॉर्मूले का थॉट आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, नहीं, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो मैं z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस z3 क्यूब माइनस 3 टाइम्स, तो इधर क्या हो जाएगा, चलेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, आप इसको लिख पाए z1 प्लस z2 प्लस z3, है ना, और z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर और प्लस माइनस, है ना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब माइनस बेसिकली सिग्मा z1 z2 इधर रहने दिया, ठीक है। अब फिर से यहां पर क्या करते हैं, तो इस वाले पार्ट को पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बोले तो z1 प्लस z2 प्लस z3 का स्क्वायर, और ये इधर हो गया माइनस 3 टाइम्स सिग्मा z1 z2, ठीक है ना, सिग्मा z1 z2, है ना, और इधर वही माइनस 4 टाइम्स z1 z2 z3, ठीक है। अब यहां देखो, यहां के बाद क्या करना चाहिए, अब इसको सोचते हैं, यहां के बाद क्या करना चाहिए, अब इसको सोचते हैं, ठीक है। तो अब यहां को आपको जैसे ही, अरे रे 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 रे, इसमें मैंने यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन किया, यहाँ पर ये मिस कर रहा था मैं, लेट z1 z2 z3 भी 3 यूनी मॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। देखो, अच्छा बताओ, तो ये मतलब ये नहीं था तो थोड़ा मज़ा खराब हो गया, कोई बात नहीं। देखो गिवन क्या था कि मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 1 है, ठीक है ना। तो देखो इस तरह की सॉल्विंग में जब हमें पता है कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस 1 है, तो हमें यह भी पता है कि z1 विल बी 1 बाई z1 बार, या z1 बार विल बी 1 बाई z1, ठीक है ना। तो जरा सोचो, तो अगर कभी z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 कहीं क्रिएट होता है ऐसी सॉल्विंग में, कहीं अगर क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो आप इसमें से जैसे ही z1 z2 z3 निकालते हो कॉमन, है ना, तो ये क्या आता है 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2, 1 बाई z1 प्लस 1 बाई z2 प्लस 1 बाई z3 आता है, ठीक है ना। और आप इसी चीज को क्या लिख पाओगे, z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, मतलब आप यहां पर इसको लिख पाओगे z1 z2 z3 इंटू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, ठीक है ना। तो जैसे ही हमें यहां पे, इसको इधर खींच लेते हैं, जैसे ही हमें यहां पर सिग्मा z1 z2 क्रिएट होता दिखा, तो ये साइड में दिमाग में चल रहा है, अब के बाद चलेगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर हमने क्या किया, जरा गौर करना, z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल क्यूब माइनस 3
और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के साथ इस सिग्मा Z1 Z2 को यहां से क्या लिख लेते हैं, Z1 Z2 Z3, है ना, और Z1 प्लस मतलब बेसिकली Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, बोलो, और राइट साइड क्या, -4 Z1 Z2 Z3, ठीक है। अब आप में से कितने लोग कह रहे हो कि हाँ सर सॉल्व हो गया आप क्वेश्चन? अच्छा, चाहिए क्या क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये क्रिएट करना? कोई कह रहा है क्या कि सॉल्व हो गया? अभी कहोगे, देखो तो इसको भिड़ाओ तो बेसिकली ये क्या है कि मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं इसको अगले स्टेप में लिखता हूं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का क्यूब, है ना, और इक्वल टू उधर भेज दो तो क्या 3Z1 Z2 Z3 और मॉड ऑफ का स्क्वायर, है ना, और -4 Z1 Z2 Z3। अभी भी नहीं दिखा? अब क्या होगा यहां से? अच्छा, यहां से हम मान लेते हैं अपने पास लेट कर लेते हैं, हमें मेनली इस पर फोकस करना है, क्या, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पर फोकस करना है। इसको कुछ मान लो T, ठीक है ना। तो अब देखो बोथ साइड्स मॉड्यूलस इंपोज करो, है ना। तो जैसे ही बोथ साइड मॉड्यूलस इंपोज करोगे तो लेफ्ट साइड क्या आ गया, इसका क्यूब आ गया। और देखो Z1 Z2 Z3 तो कहाँ है, बाहर है ना, समझ रहे, Z1 Z2 Z3। चलो मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर पहले तो हम इसको इस फॉर्मेट में पहुँचाते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल क्यूब, और इस सब में से Z1 Z2 Z3 बाहर ले लो, है ना। तो अंदर क्या है 3 और मॉड, एक बार को उसको T लिख दूँ क्या, 3T स्क्वायर माइनस, ठीक है ना। अब बोथ साइड मॉड को इम्पोज करो। जैसे ही मॉड इम्पोज करोगे तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3, और ये तो मॉड 3T स्क्वायर -4, रियल नंबर है कुछ ये, ठीक है, समझ गए। अब ये सारे मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 क्या हो गए 1, और हम कहाँ पहुँच गए, तो देयरफॉर T क्यूब इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3T स्क्वायर -4, ठीक है ना। अब ये तो क्यूबिक है, ठीक है ना। अब क्यूबिक है, उसमें भी क्या ध्यान रखते हैं, तो यहाँ से सबसे पहली बात तो इसको मीनिंगफुल होने के लिए T क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल, वो तो होगा ही, T हमने तो मॉड ही तो मान रखा है, ठीक है ना। तो अगर T ग्रेटर देन इक्वल 0 तो ये ऑलवेज मीनिंगफुल है। तो अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, T क्यूब इक्वल्स टू 3T स्क्वायर -4, या फिर T क्यूब इक्वल्स टू -3T स्क्वायर +4, ठीक है ना। तो देखो T क्यूब -3T स्क्वायर +4 0, या फिर T क्यूब प्लस 3T स्क्वायर -4 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस मॉड, है ना। तो यहाँ से क्या हम सीधा सम ऑफ रूट्स देख ले, नो, हमें क्या पता इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ हिट एंड ट्रायल से रूट्स मिल रहे हैं क्या। तो ये अपने पास T+1 एक फैक्टर आ रहा है ना, तो T+1 एक फैक्टर आ रहा है। देखो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं T क्यूब प्लस T स्क्वायर, ठीक है ना, -4T स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो सीधा इसी से कर लो, +4 इसमें आ ही रहा है, नहीं। तो ये अपने पास क्या आ गया, T+1 इंटू T स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से -4 टाइम्स और T-1, नहीं। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी आ गई, -1 और 2, तो ये तो रिजेक्ट, ये सेलेक्ट, ठीक है। फिर इससे अगर हम देखें तो ये तो 1 एक फैक्टर है, नहीं, तो 1 एक फैक्टर है, बेसिकली T को -T रखने से याद आ रहा है, नहीं समझे। इस इक्वेशन में T को अगर -T रखें तो यही वाला तो आएगा, हाँ ठीक तो है, T को -T रखने पे यही तो आ रहा है,
मतलब इसके रूट्स अगर आ रहे हैं -1 और 2 तो इसके क्या आएंगे 1 और -2। नहीं समझ आएगा? Yes, sir. तो यहाँ से t क्या आना है 1 और -2, ठीक है ना। तो यहाँ से -2 रिजेक्ट 1 सेलेक्ट। तो रिक्वायर्ड सम कितना हो गया? मतलब हमने ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें कर लिया, ठीक है। देखो तो ये सब अभी हम क्या देख रहे थे कि कैसे प्रॉपर्टीज को इंपोज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ज्यादातर मॉड्यूलस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे? बात हम कर रहे थे वेरियस फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वेरियस फॉर्म्स में हम शुरुआत कहां से किए? कार्टेशियन फॉर्म, फिर हम आ गए पोलर फॉर्म, फिर हम आ गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के आते ही कई सारी बातें एकदम क्लियर होनी शुरू हो गई, ठीक है ना। फिर हमने बीच में सारी प्रॉपर्टीज देख ली। अब वापस हम फॉर्म पे आ गए तो यहाँ पर कुछ पुरानी बातें लिखी हुई हैं। देखो, वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर्स का मतलब हमें पता है। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हमें पता है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर का फील हमें पता है। मैंने एक बार को दोबारा यहाँ लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ रहा है एकदम फोकस, ठीक है ना। यहाँ से एकदम पॉइंट ऑफ व्यू खुलता है। क्या हेडिंग है? वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अरे ध्यान दो, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो हम अब के बाद किसी, अरे कहां देख रहा है नीचे, हम अब के बाद किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। Z will be treated as, suppose P is denoted by Z, तो Z will be treated as OP vector. Z will be treated as OP vector, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर ये Z दिख रहा है तो Z को हम बोलेंगे OP वेक्टर। अब मैं क्या कह रहा हूं समझो, ये एक टेक्निक है। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर का क्या तालमेल है? कुछ नहीं, बोलो ना। कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर वेक्टर है। तो एक्चुअली क्या है, आप सोच के देखो कि अगर XY प्लेन में किसी पोजीशन वेक्टर की बात करें, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो देखो दोनों का बिहेवियर तो डिट्टो सेम है। वहां आप आई कैप जे कैप में बात करते हो, यहां आप किस में बात कर रहे हो? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। नहीं समझ आया? एकदम डिट्टो सेम है। XY प्लेन पे किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर आप बोल रहे हो AI कैप प्लस BJ कैप, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? A, P, है ना। तो वैसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोल रहे हो? A प्लस आइटा B, जहां A क्या है? रियल पार्ट, B क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ट्रीट कर सकते हो जैसे कि वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। तो वहां पे जो मैग्नीट्यूड का काम था वो यहां दे दिया गया मॉड्यूलस को, और जो डायरेक्शन का काम था वो दे दिया गया आर्ग्यूमेंट को, ठीक है ना, एंगल को, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर आपको फील क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। Z को आप OP वेक्टर फील कर रहे हो, ठीक है ना। और मैंने आपके सामने दो फिगर रख रखा है, ठीक है ना। एक में Z है R e की पावर आयटा थीटा, दूसरे में Z है R e की पावर माइनस आयटा थीटा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर जैसे ही आप Z को OP वेक्टर फील कर रहे हो, ठीक है ना, तो OP वेक्टर का I कैप के साथ एंगल देखो। OP वेक्टर का आई कैप समझ रहे हो? ये वाला पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है ना। तो OP वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल देखो, ठीक है ना। तो अगर OP वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल, रुको मैं एक बार यहां से ये मिटाता हूं। हाँ, अगर OP वेक्टर का आई कैप के साथ एंगल आई कैप से OP की ओर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर ये थीटा पॉजिटिव है,
ठीक है। और अगर यही आई कैप से ओपी की ओर क्लॉकवाइज जा रहा है, आई कैप से ओपी की ओर क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो यहां पर ये थीटा नेगेटिव। इस चीज को धीरे धीरे हम अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब के बाद हमने क्या फील किया कि भाई कहीं भी पॉइंट P है ना, तो उस पॉइंट P का जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, पॉइंट ऑन द आर्गेट प्लेन। तो जिस भी पॉइंट से वो डिनोट हो रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम अब Z ट्रीट करेंगे, ठीक है। और देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू की क्लैरिटी का फायदा देखो। अब जरा देखो तो आपके सामने एक सिनेरियो है जिसमें P एक पॉइंट है डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z, A एक पॉइंट है डिनोटेड बाय Z1, B एक पॉइंट है डिनोटेड बाय Z2। और ऐसा ध्यान रखा गया है कि ये जो OP सेगमेंट है ये AB सेगमेंट के बराबर हो, ये जो OP सेगमेंट है ये AB सेगमेंट के बराबर हो, ठीक है। और जो AB है वो OP से पैरेलल है, ठीक है। तो ये सेटअप बनाने के पीछे पर्पस क्या है कि हम यहां से मजे से कह सकते हैं, ये सेटअप बनाने के पीछे पर्पस क्या है, हम यहां मजे से कह सकते हैं कि जो अपना AB वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू OP वेक्टर। अच्छा, वेक्टर कहीं लिखना नहीं है, माइंड में रखना है। लिखना तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेक्टर आपको जस्ट हेल्प करेगा चीजों को वहां आपस में तालमेल बिठाने, ठीक है ना। तो क्या हम इजीली कह सकते हैं कि AB वेक्टर इज OP वेक्टर, ठीक है। अब AB वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर को लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और दिस इज इक्वल्स टू OP वेक्टर। और हमने क्या सीखा है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मींस वो पॉइंट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट हो रहा है। मतलब यहां से आपको एक इस फिगर के थ्रू एक रिलेशन मिला, क्या, Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z, Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू Z, यस और नो। तो देखो अब एक तो यहां से हम सोचो क्या मजेदार है कि हम सीधा सीधा तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए। अब यहां से अब इंडिपेंडेंटली केवल अगर Z2 माइनस Z1 को देखो, अब इसको भूल जाते हैं, तो अगर केवल अगर आप Z2 माइनस Z1 को देखो तो हमें अगर इसके मॉड्यूलस देखना है तो मॉड्यूलस क्या हो गया, AB। भाई Z2 माइनस Z1 जो वेक्टर है उसका मॉड्यूलस देखना चाह रहे तो आप AB की लेंथ ही तो देखना चाह रहे है ना। और जरा देखो तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट, तो अब आर्ग्यूमेंट अगर देखना है तो आपको ये दो बातें हमेशा फील करनी पड़ेंगी कि वो सेगमेंट और आई कैप से उस सेगमेंट तक पहुंचने में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं कि क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम वहां पॉजिटिव एंगल का इस्तेमाल करेंगे, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम वहां नेगेटिव एंगल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस फिगर के हिसाब से आप बताओ आई कैप से AB सेगमेंट तक कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। आई कैप से AB तक कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां पर उस फिगर के हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या बोल दोगे, थीटा, ठीक है। क्या हम इन दोनों बातों में सुपर क्लियर हुए? तो अब के बाद सुनो, सोचना क्या है बहुत ध्यान से। अब के बाद इस लाल गोले पे कंसंट्रेट करते हैं, और कभी भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस दिखा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस दिखा, है ना, तो उस डिफरेंस का जैसे ही मॉड लेते हैं, उस डिफरेंस का जैसे ही मॉड लेते हैं, तो पहले तो सोचो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन। तो जिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस आप सोच रहे हो वो कुछ कुछ पॉइंट्स है,
तो आपने जैसे उस डिफरेंस का मॉड लिया तो आपको उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या मिल गया? डिस्टेंस। दोनों पॉइंट के बीच का क्या मिल गया? डिस्टेंस। ठीक है ना? और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे ही आप आर्ग्यूमेंट देखोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे ही आप आर्ग्यूमेंट देखोगे, ठीक है ना, तो आर्ग्यूमेंट आपको किसका आइडिया दिया कि उन, जैसे अब मान लो Z1 माइनस Z2 लिखा है, तो Z1 माइनस Z2 कौन सा वेक्टर हुआ? Z1 इज फॉर A, Z2 इज फॉर B, तो Z1 माइनस Z2 कौन सा वेक्टर हुआ? BA। तो BA आई कैप से क्या एंगल बना रहा है? और दोनों बातें क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वहां Z2 माइनस Z1 लिखा है तो वेक्टर क्या पढ़ोगे? AB। तो AB वेक्टर आई कैप से कौन सा एंगल बना रहा है? क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस, क्लॉकवाइज तो माइनस। ठीक है, अब ये बातें अगर क्लियर हुई तो देखो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। चलो, अब जैसे यहां कह रहा है, कुछ चीजें मैंने पहले से लिख रखी है टाइम सेव करने के लिए। कह रहा है लेट, अच्छा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी यहीं से आएगी तो एकदम फोकस्ड रहना। कह रहा है लेट Pz बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ Z सच दैट Z सेटिस्फाइज। अब मान लो कहीं आपको Z सेटिस्फाई कर रहा है, आर्ग्यूमेंट Z इक्वल्स टू π/3, तो आर्ग्यूमेंट Z का ज्योमेट्रिकल फील क्या हुआ? Z बोले तो P, Z बोले तो P, है ना, और आर्ग्यूमेंट Z बोले तो OP वेक्टर। OP वेक्टर आई कैप से π/3 एंगल बनाए, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि यहां प्लस π/3 यूज हुआ है। आप देखो, आपको क्या, आपको P का पाथ ये फील हुआ? मजे से π/3 एंगल बनाता हुआ। अब जैसे ही आपको आर्ग्यूमेंट Z लिखा हुआ है माइनस π/3, तो अब यहां क्या फील हो रहा है? P हम ऐसे प्लान करें कि, अच्छा कर क्या रहे पता है? Z का पाथ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई डेफिनेशन ये है तो Z का पाथ क्या। तो अब इसको, इस गोले को क्या फील करोगे? आर्ग्यूमेंट Z इक्वल टू माइनस π/3, मतलब हम P को ऐसे प्लान करें कि OP वेक्टर आई कैप के साथ क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाए π/3। तो यहां देखो प्लस π/3 था तो हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस पकड़ा, माइनस π/3 था तो क्लॉकवाइज सेंस पकड़ा। तो आपको यहां P का पाथ नजर आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहीं पे मान लो मैंने कहा आर्ग्यूमेंट Z इक्वल टू 2π/3, ठीक है ना, तो अरे ध्यान दो, समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट Z इक्वल टू 2π/3, मतलब OP वेक्टर आई कैप के साथ कितना एंगल बनाए? 2π/3 एंगल बनाए। तो Z का पाथ दिख रहा है ना। अच्छा देखो, इन सारे पाथ में गौर करो, मैंने यहां हॉलो बना रखा है 0 पे। 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट कभी डिफाइंड नहीं हो। तो ये सबके लोकस हमें क्या मिल रहे हैं? रे इमर्जिंग फ्रॉम ओरिजिन, रे इमर्जिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब देखो, अब यहां आर्ग्यूमेंट माइनस Z है। अब ये इंटरेस्टिंग है, आर्ग्यूमेंट माइनस Z इज π/3। तो अब माइनस Z को आप क्या पढ़ोगे? PO वेक्टर, माइनस Z को। तो P ऐसे प्लान करो कि PO वेक्टर आई कैप के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में π/3 बनाए। सोच के देखो, P ऐसे प्लान करो कि PO वेक्टर आई कैप के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में π/3 एंगल बनाए। हरी बात समझ में? एक बार यहां से इसको मिटाते हैं, देखो ना। अच्छा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं? उसका टेल इकट्ठा करते हैं ना। तो PO वेक्टर सोचो आई कैप के साथ कितना एंगल बनाए? किस सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। बोलो, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, सुना, इसका एक पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है कि जो आर्ग्यूमेंट माइनस Z है, इसको हम लिख लेते हैं आर्ग्यूमेंट -1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z इक्वल्स टू π/3, है ना। वन ऑफ द वैल्यू तो दे ही देगा ये, उसका तो जनरलाइज करने के 2k π तो लास्ट में किया जाता है, ठीक है ना। अब आर्ग्यूमेंट -1 को हम चाहें तो पाई लिख सकते हैं, हम चाहे तो 3π लिख सकते हैं, है ना, हम चाहे तो -π लिख सकते हैं, -3π लिख सकते हैं, है ना। तो
हम सबसे छोटी वाली वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब वो इस्तेमाल या तो पाई का होता है या माइनस पाई का होता है ज़रूरत के हिसाब से, जिसमें जब फाइनली आर्ग्यूमेंट z को सोचे तो छोटी वैल्यू आए, तब ना आराम से सोच लोगे। तो अब देखो, अगर यहां कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो इसको यूज कर लो पाई, तो उधर जाके क्या होगा, कुछ इजी एंगल आएगा, बोलो। और अगर यहां पाई बाई 3 के बजाय कोई नेगेटिव एंगल लिखा होता तो उसको यूज करते माइनस पाई। क्लैरिटी? तो इसी सिनेरियो का एक पैरेलल सिनेरियो आपने क्रिएट कर लिया। आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू, इसको प्लस पाई यूज कर लिया, तो इधर जाके क्या हो गया, अब ये क्या है, -2 पाई बाई 3। अब ये और इजी हो गया। अब आर्ग्यूमेंट z तो सोचना बहुत आसान है ना। अब आप सोचो कि OP वेक्टर i कैप के साथ क्लॉकवाइज में एंगल दे 2 पाई बाई 3। तो अगर आप दिमाग लगाओगे तो यही तो होगा, बोलो हाँ है ना। OP वेक्टर i कैप के साथ क्लॉकवाइज में एंगल दे दे 2 पाई बाई 3। अब जैसे देखो, आर्ग्यूमेंट -z माइनस पाई बाई 3। अब किसी को PO वेक्टर सोचने में अनइजीनेस हो रहा है, ज्यादा इजी क्या है सोचना, OP वेक्टर। तो किसी को PO वेक्टर सोचने में अनइजीनेस फील हो रहा है ना, तो आप तुरंत इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर लो। तो आप यहां क्या बोलोगे, यहां से आर्ग्यूमेंट z इक्वल्स टू, अब इधर माइंड में था क्या, आर्ग्यूमेंट -1, अब वो यूज कर सकते हैं पाई भी और माइनस पाई भी। यहां कौन सा यूज किया, माइनस पाई, तो इधर आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3, है कि नहीं। तब पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। तो अब ये तो बहुत आसान है सोचना कि भाई OP वेक्टर i कैप के साथ कितना एंगल दे दे, 2 पाई बाई 3। तो ये पाथ बना हुआ है ना। अब जैसे ऐसे ही लास्ट वाले के लिए आर्ग्यूमेंट -z कह रहा है 2 पाई बाई 3, तो आर्ग्यूमेंट -z 2 पाई बाई 3, तो आर्ग्यूमेंट z क्या बोलोगे। अब फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट -1 है ना, तो आर्ग्यूमेंट -1 को क्या लेते हैं, प्लस पाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो नेगेटिव अंदर है, उसको सोचने में अनइजीनेस हो रहा है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास ये कितना आ गया, -पाई बाई 3। तो हम P को कैसे प्लान करें कि OP वेक्टर i कैप के साथ क्लॉकवाइज सेंस में एंगल दे दे पाई बाई 3। अरे लास्ट रो ध्यान दो, ठीक है। एक बार इसकी समरी बनाओ अच्छी माइंड में, ठीक है। अब देखो, अब इसी को z के साथ किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एसोसिएट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, आर्ग्यूमेंट z -3 लिखा हुआ है पाई बाई 6। अब जैसे ही आपको अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस आया है ना, तो आपको हमेशा पहले सोचना है, पहले तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ कुछ पॉइंट है, तो P तो अपना z से डिनोटेड है। यहां पे दूसरे पॉइंट का रोल कौन प्ले कर रहा है, 3, तो मान लेते हैं A है अपना 3, नहीं। तो आप सबसे पहले देखो कि z -3 क्या है, कौन सा वेक्टर है, AP है कि PA। AP, बाद वाला सब्ट्रैक्शन, पहले वाला। तो z -3 आपको कौन से वेक्टर का फील दे रहा है, AP वेक्टर। और अब P का पाथ अगर आप सोचना चाह रहे हो, सेम क्वेश्चन है कि लोकस ऑफ z बताइए सच दैट ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब अगर आप P का पाथ सोचना चाह रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि P को ऐसे प्लान करें कि AP वेक्टर i कैप के साथ एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 6 एंगल दे। देखो ये पाथ नजर आ गया। आर्ग्यूमेंट z -3 माइनस पाई बाई 6 है, तो यहां क्या सोचोगे, AP वेक्टर i कैप के साथ क्लॉकवाइज सेंस में पाई बाई 6 एंगल बना दे। क्लैरिटी? जैसे 5 पाई बाई 6 बोला, तो AP वेक्टर i कैप के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 5 पाई बाई 6 एंगल बना दे, ठीक है। फोर्थ, अब यहां उल्टा कर दिया। अब देखो ये वेक्टर क्या है, अब ये PA है ना। तो या तो आप PA के थ्रू सोचो, अब PA में क्या होता है, उल्टा सोचना होता है, तो अपने पास वो टेक्निक है। क्या कर देंगे, इसको क्या बोल दो, आर्ग्यूमेंट z -3, और इधर आर्ग्यूमेंट -1 को क्या यूज कर लेते हैं, पाई। तो ये हो जाएगा -पाई प्लस पाई बाई 6, है ना। मतलब क्या आ गया, -5 पाई बाई 6। मतलब z को ऐसे प्लान करें कि अच्छा z -3 करते ही अब ये कौन सा वेक्टर है, AP वेक्टर।
तो AP वेक्टर आई कैप के साथ क्लॉकवाइज सेंस में 5π6 एंगल दे। जैसे इसको सोचना है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3, यहाँ पर -1 को क्या यूज कर लो -π, उधर जाके हो जाएगा पाई माइनस π/6, कितना हो गया 5π/6, ठीक है ना। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट z माइनस 3 पाई माइनस पाई तो -π प्लस 5π/6, ठीक है ना। तो कितना आ गया -π/6, और ये पाथ हम फटाफट देख पाए, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखो, कह रहा है आर्ग्यूमेंट z माइनस 3 प्लस 4 आइटा। तो पहले तो z माइनस 3 प्लस 4 आइटा को आप फील करो, z माइनस 3 माइनस 4 है। हाँ ठीक है ना। अब इसको अगर हम a बोलें तो आपको यहां पे फिर से ये कौन सा वेक्टर फील करा रहा है, AP वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी इनइक्वालिटी को ट्रेस करने आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल टू ट्रेस करते हैं, इक्वल टू ट्रेस करते हैं। तो अब जब आप इक्वल टू π/6 करोगे तो ये वाली रे, और इक्वल टू -π/3 करोगे तो ये वाली रे, ठीक है ना। अब आपको इनके बीच रखना है, तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो ये पूरा शेडेड रीजन फील आया क्या, इस दौरान कहीं भी P रहेगा तो इसको सेटिस्फाई करता रहेगा, है ना। और अब के बाद इस तरह की चीज में डन, हाँ कितने लोग एकदम पूरे कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब चलो, अब वो जो मॉड सीखा उसका कुछ फायदा उठाते हैं कि भाई अब के बाद कभी भी हम मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 को अगर हम सोचना चाह रहे हैं ज्योमेट्रिकली तो क्या सोचेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस, किनके बीच का, z1 और z2। भाई z1 और z2 क्या है, पॉइंट्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी आर्गन प्लेन, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कह रहा है अखिल, कह रहा है लेट pz बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ z सच दैट z सेटिस्फाइज मॉड z माइनस 3 इक्वल्स टू 1। खत्म। मॉड z माइनस 3 को हम क्या फील करेंगे, z का 3 से डिस्टेंस ऑलवेज 1 हो। आपके सामने पाथ बना हुआ है, सेंटर हो गया, एक सर्कल होगा पाथ जिसका सेंटर हो गया 3,0 और रेडियस हो गया 1, ठीक है। कह रहा है इफ z satisfies mod z minus 3 equals to 1 then find the greatest and least value of mod z। अब सुनो मेरी बात, mod z का फील क्या हुआ, ओरिजिन से z का डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि z इज मूविंग ऑन दिस सर्कल, ठीक है ना। तो अब अगर हमें ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट चाहिए और फार एक्सक्यूज मी, ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट चाहिए और फारदेस्ट पॉइंट चाहिए, है ना। तो एक हमें मॉड z की लीस्ट दे देगा, दूसरा हमें मॉड z की ग्रेटेस्ट दे देगा। तो आपको ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन दिख रहा है, b, है ना। तो मॉड z लीस्ट आपको क्या दिख गया, 2, मॉड z लीस्ट आपको दिख गया 2, और ओरिजिन सबसे दूर पॉइंट कौन दिख रहा है, 4,0। तो मॉड z ग्रेटेस्ट आपको दिख गया 4, ठीक है। फिर देखो कह रहा है let pz be a variable point on the argand plane, then identify the locus of z such that z satisfies mod of z minus 4 plus 3 iota equals to 2। सबसे पहले बीच में माइनस साइन लाते हैं, है ना। और हमेशा उन दोनों पॉइंट्स को फील करो, एक पॉइंट हो गया pz, एक पॉइंट हो गया a, दैट इज 4,-3, ठीक है ना। अब ये गोला क्या कहना चाह रहा है कि AP का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज 2 है। तो आप P का पाथ क्या कहोगे, सर्कल कहोगे जिसका सेंटर है 4,-3। अब देखो Z इस ब्लू पार्ट पे मूव कर रहा है, और Z इस ब्लू पार्ट पे मूव कर रहा है। अच्छा, यहीं पे अगर मान लो लेस देन कर देता तो सर्कल के अंदर हो जाता, ग्रेटर देन कर देता तो सर्कल के बाहर हो जाता, ठीक है ना। अब जैसे ये फील की क्लैरिटी है तो अब अपने पास देखो फिर से वही बात आ रही है कि z अगर वैसा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब z अगर सर्कल पर है तो हमें मॉड z लीस्ट और मॉड z ग्रेटेस्ट चाहिए। तो मॉड z लीस्ट और मॉड z ग्रेटेस्ट चाहिए, तो मतलब ओरिजिन से सबसे नियरेस्ट पॉइंट, सबसे फारदेस्ट पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन और a को मिला दे रहे हैं, ठीक है ना।
और मॉड जेड लीस्ट हो गया ओ से बी का डिस्टेंस, और मॉड जेड ग्रेटेस्ट हो गया ओ से सी का डिस्टेंस। तो अगर आप देखिए तो मॉड जेड लीस्ट वाली जगह पे आप क्या भरोगे, ओ बी एंड दैट इज क्या, ओ ए माइनस द रेडियस, ठीक है ना। अब ओ ए तो हम निकाल लेंगे, है ना। और यहां से ओ ए देखो तो क्या है, ओ ए अगर देखो अलग से तो 5 है ना। तो क्या हो गया 5 माइनस 2 3, और मॉड जेड ग्रेटेस्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ओ सी, यानी कि ओ ए प्लस 2, और ये हो गया 5 प्लस 2 यानी कि 7, ठीक है। फिर देखो कह रहा है लेट पी जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड, एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड सच दैट जेड सेटिस्फाइज दिस, ठीक है ना। अब देखो पहले तो इसको देख के ऐसा फील हुआ, और इनइक्वालिटी कभी भी सोचने का है तो पहले इक्वल टू सोचो, तो इक्वल टू सोचोगे तो आपको ये सर्कुलर पाथ दिखा, कैसा सर्कुलर पाथ, जिसका सेंटर है -3, -2 और रेडियस है 1, है ना। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1, तो अपने को जो पाथ दिख रहा है वो क्या दिख रहा है ना, इंक्लूडिंग द बाउंड्री, ठीक है ना। तो यहां पर हमने इसका लोकस जेड ट्रेस कर लिया। अब यहीं पे आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इफ z satisfies this then find the greatest and least value of mod z, सेम आंसर क्या होगा, यहां पर mod z लीस्ट आप बोल दोगे OB, और इसके लिए पहले हम यहां OA निकाल लेते हैं। तो OA कितना आ रहा है, रूट के अंदर 9 + 4 यानी कि √30, तो OB को आप क्या बोलोगे, OA और -1 यानी कि √13 -1। यहाँ पे मॉड जेड ग्रेटेस्ट मतलब OC को हम क्या बोल रहे हैं, OA + 1 एंड इट इज √30 + 1, ठीक है। फिर देखो कह रहा है लेट पी जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन, देन आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ जेड सच दैट जेड सेटिस्फाइज ऐसा। अब देखो यहां हमें क्या दिख रहा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है -3, 2 पे और रेडियस है 2, सर्कल उधर बना हुआ, ठीक है ना। अब ये हमें क्या फील करा रहा है, जेड का पाथ कैसा, सर्कमफ्रेंस एज वेल एज बाहर वाला पाथ। तो ये अपने पास इसका लोकस है, ठीक है ना। अब देखो यहीं पे मान लो आपको सेम क्वेश्चन में वही चीज पूछ दिया कि भाई अगर z ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है तो व्हाट इज मॉड z लीस्ट एंड व्हाट इज मॉड z ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले लीस्ट तो हो गया 0, है कि नहीं, लीस्ट हो गया 0, क्योंकि z तो ओरिजिन पर भी है ना। और ग्रेटेस्ट की बात करोगे, ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो मॉड z ग्रेटेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, हमारी बात समझ में, ठीक है। अब देखो कह रहा है लेट पी जेड बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द आर्गन प्लेन सच दैट जेड सेटिस्फाइज मॉड ऑफ जेड + 2 - 3 आइटा = 5। तुरंत देखते ही पकड़ में आएगा, सर्कल है, कैसा सर्कल है, जिसका सेंटर हो गया -2, 3 और रेडियस हो गया 5, ठीक है ना। अब यहां देखो आपको सबसे पहले P का पाथ ये नजर आने लगा, जिसका सेंटर है -2, 3 और रेडियस है अपना 5। अब अपना ये जो एक्सप्रेशन है जिसको मिनिमाइज करने कह रहा है, ध्यान से सुना, जिस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने कह रहा है, अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू जब क्लियर किया तो हमें ये क्या फील करा रहा है, z का 10, -2 से डिस्टेंस, z का 10, -2 से डिस्टेंस। तो अगर हम 10, -2 को कुछ b बोल दें, अगर हम 10, -2 को कुछ b बोल दें, ठीक है ना, तो आप सोचो नाउ द क्वेश्चन रिड्यूसेस
नहीं, उससे भी पहले ये जो b है तो हमें देखना पड़ा कि ये b सर्कल के रेफरेंस में क्या, अंदर की बाहर, है ना। तो b सर्कल के रेफरेंस में क्या, अंदर की बाहर। तो हमने यहां पर ab निकाला, कितना आया, a से b के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 13 है ना। तो 13 अंदर की बाहर, बाहर, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि b अपना एक फिक्स पॉइंट है जिसका z से डिस्टेंस को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। b अपना एक फिक्स पॉइंट है जिसका z से डिस्टेंस को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, जहां z जो है अपना इस पर मूव कर रहा है ना। तो फिगर के हिसाब से आपको उस मॉड z मतलब pb की सबसे छोटी वैल्यू क्या दिखेगी, bc, है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिखेगी, bd, है ना। तो आप अगर यहां पे e max कहना चाह रहे हो तो e max आप क्या बोलोगे, e max बोलोगे bd, और bd को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ab और प्लस अपना रेडियस कितना है 5, यानी कि 18, है ना। और e मिनिमम की बात कर रहे हो तो e मिनिमम की बात करो तो ये हो गया अपने पास BC, और BC को हम लिख सकते हैं AB -5, यानी कि 8, ठीक है। अच्छा, यहां पर मतलब चूंकि हम सर्कल को पढ़े हुए हैं तो इसलिए कोई इशू है नहीं। ये सर्कल के ही क्वेश्चन को क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया, ठीक है ना। भाई सर्कल में पढ़े थे ना कि सर्कल पर कोई पॉइंट है तो किसी एक पॉइंट से सबसे नियरेस्ट पॉइंट और सबसे फारदेस्ट पॉइंट, वही चीज तो हमने यहां देखा, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे कह रहा है इफ z satisfies mod of z minus 25 iota less than equal to 15, है ना, then find the complex number z having, अब सबसे पहले बोल रहा है लीस्ट मॉड्यूलस, ठीक है ना, फिर बोल रहा है ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस, फिर कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट और ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये 4 बातें पूछ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, यहां इसने हमसे वो वैल्यूज नहीं पूछी है, पॉइंट पूछा है कि कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जब इसको देखा कि मॉड ऑफ z माइनस 25 आइटा इक्वल्स लेस देन इक्वल टू 15, तो यहां पर a एक पॉइंट आ गया अपने पास 0,25, और z के लिए हम क्या कहेंगे, लोकस को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका सेंटर है a पर और रेडियस है 15। तो देखो ये बना हुआ है, और अब लेस देन इक्वल टू 15 मतलब आपको जो पाथ दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, इंक्लूडिंग द बाउंड्री, ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो z जिसके लिए मॉड z लीस्ट है। तो मॉड z का फील क्या हुआ, ओरिजिन से z का डिस्टेंस, है ना। तो सबसे पास ओरिजिन से कौन सा पॉइंट दिख रहा है, C। तो फर्स्ट का आंसर आप क्या कह रहे हो, 0 + 10 आइटा, यस और नो। फर्स्ट का आंसर कह रहे हो 0 + 10 आइटा। सेकेंड का आंसर क्या कह रहे हो, ग्रेटेस्ट मॉड्यूलस, मतलब 0 + 40 आइटा। थर्ड के लिए देखो तो कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब सुनो मेरी बात, P पूरे ब्लू पार्ट पे है, आर्ग्यूमेंट Z का मतलब फील क्या होगा, पहले OP सोचो और OP का फिर I कैप के साथ एंगल, OP का I कैप के साथ एंगल। तो आपके जितने ब्लू रीजन में P पॉसिबल हो सकता है उसके लिए OP सोचते चले जाओ, खूब सारे, है ना। अब उसमें सबसे छोटा एंगल तो यही होगा, बोलो, इससे छोटा एंगल तो आप बना ही नहीं सकते। तो वही पूछा हुआ है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, टेंजेंट डाला हुआ है। तो अब हम क्या दिमाग लगा रहे हैं कि भाई D के क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अगर D मिल गया तो सोचो फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आपसे कहा है ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट
तो इधर टेंजेंट। अब आप सोचो, इससे बड़ी एंगल को तो आप सोच ही नहीं सकते, प्रिंसिपल की बात हुई, तो इससे बड़े एंगल को तो आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो सिमेट्री क्या सजेस्ट करती है कि D की इमेज जैसे ही इमेजिनरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में लोगे तो कौन मिल जाएगा, E। तो नाउ द टारगेट रिड्यूसेस, कि कैसे भी करके D सॉल्व करते हैं, कैसे भी करके D सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे भी करके D सॉल्व करते हैं। तो अब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है ज्योमेट्रिकली, तो आपके दिमाग में दो बातें चलनी चाहिए, ठीक है ना, थीटा क्या और आर क्या। दो बातें चलनी चाहिए, थीटा क्या और आर क्या। तो वो पॉइंट तुरंत अपना हो जाएगा आर ई की पार आइटा थीटा, वो पॉइंट हो जाएगा आर ई की पार आइटा थीटा। तो जरा देखो, अगर ये पार्ट थीटा है, ठीक है ना, तो ये पार्ट भी थीटा है कि नहीं, क्योंकि वो 90 डिग्री है। तो ये पार्ट थीटा तो वो भी पार्ट थीटा, और सर्कल का रेडियस हमें पता है कितना है, सर्कल का रेडियस 15 है ना। तो और OA पता है 25, नहीं तो अपने पास अगर देखा जाए तो AD है 15 और OA है 25। तो OD आ जाएगा सबसे पहले, है ना, OD आ जाएगा कितना, रूट के अंदर -225, कितना हो गया 20, और OD आ गया 20, ठीक है ना। तो अब देखो तो यहां से जरा cos थीटा क्या हुआ, 15/25, और sin थीटा क्या हुआ, है ना, मतलब ये कितना हो गया, ये आ गया 3/5, है ना, और ये आ गया 4/5, या आप इसको कोई बात नहीं रहने दो, या चलो कोई बात नहीं, 3/5 और खत्म नहीं। तो अब आपको थर्ड का जो आंसर करना है वो D। तो D क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं OD को R, तो D होगा R e की पार आइटा थीटा, है ना। मतलब R का मतलब कितना हो गया 20, है ना, और E की पार आइटा थीटा मतलब कहानी खत्म। इनफैक्ट एक बार इसकी आज क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो आप स्ट्रेट लाइन की कई चीजें इससे निपटा सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से सोचो तो ये क्या हो गया अपने पास 20, और cos थीटा बोले तो 3/5 प्लस आइटा साइन थीटा बोले तो 4/5 इंटू आइटा। तो ये फाइनली अपने पास जो आया ये क्या आया, 12 + 16 आइटा, है ना। तो हम फोर्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन का मतलब इमेजिनरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज, तो क्या हो जाएगा -12 + 16, ठीक है। अब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं। कह रहा है लेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड 1/अल्फा बार lie on circles mod z minus z0 equals to r and mod z minus z0 equals to 2r। मतलब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल फील हो रहा है, बोलो ना। Yes, sir. z के साथ जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का मॉड कुछ दिखाया, मतलब सर्कल है, ठीक है ना। तो दोनों का सेंटर क्या z0, ठीक है ना। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फील हो रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। दोनों का सेंटर z0 और एक का रेडियस r और दूसरे का रेडियस 2r, है ना। अब कह रहा है कि वे रेस्पेक्टिवली, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, एक पॉइंट है अपना अल्फा जो फर्स्ट वाले सर्कल पर कहीं पर है, और दूसरा पॉइंट है 1/अल्फा बार जो कि सेकंड वाले सर्कल पर कहीं पर है। अल्फा के अकॉर्डिंगली वो चेंज करें, ठीक है ना। तो कह रहा है
कि इफ वो जो z0 है इट इज सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन, देन फाइंड मॉड अल्फा, देन फाइंड मॉड अल्फा। ठीक है ना। तो देखो आपको ये यहाँ ये दो बातें यूज करने कह रहा है। एक तो आपको ये यूज करने कह रहा है कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस z0 इज r, ठीक है ना। और दूसरा आपको यूज करने कह रहा है मॉड ऑफ 1/अल्फा बार माइनस z0 इज 2r, ठीक है ना। और ये मूल मंत्र ध्यान रखना है, मॉड का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट लेता है अपने स्क्वायर से, मॉड का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट लेता है अपने स्क्वायर से। तो इसको जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये आ गया अल्फा माइनस z0 और अल्फा बार माइनस इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड z0 स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस अल्फा z0 बार माइनस अल्फा बार z0 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और प्रोसीड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और प्रोसीड कर ले, मतलब और सूटेबल बना ले। तो ये हमें क्या दिख रहा है, 1 माइनस अल्फा बार z0 2r मॉड अल्फा बार, 2r मॉड अल्फा बार, ठीक है ना। अब इसकी स्क्वायरिंग अगर करो तो ये क्या फील करा रहा है, ऐसा इनटू ऐसा, बोलो, और क्या 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर इंटू मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको प्रोसीड करो तो ये क्या है, 1 प्लस और माइनस अल्फा z0 बार माइनस अल्फा बार z0, ठीक है ना। और राइट साइड हो गया 4r स्क्वायर मॉड अल्फा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से दिख रहा है क्या करना है, तो 1 और 2 है ना। तो देखो ये पार्ट यहाँ बिल्कुल अनवांटेड है ना। तो हम जैसे ही यहाँ 1 माइनस 2 करेंगे या 2 माइनस 1 करेंगे तो देखो क्या हुआ। अच्छा देखो, अपने पास ये जो डेटा है ना 2 मॉड z0 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 2, अब ये पता है क्या फील करा रहा है, 2 मॉड z0 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू r स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से मॉड z0 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, क्या दिख रहा है, जैसे ही हम यहां पर 2 माइनस 1 करेंगे या 1 माइनस 2 कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 1 माइनस 2 कर लो तो क्या हुआ जरा देखो, तो मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर मॉड z0 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस मॉड z0 स्क्वायर माइनस 1 है ना, और इक्वल्स टू क्या हो गया, r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा, ठीक है ना। तो आप देखो तो यहाँ से ये क्या आ गया, मॉड अल्फा स्क्वायर, नहीं रुको ना, कॉमन ले लेते हैं, मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 1 माइनस मॉड z0 स्क्वायर, है ना। ये हो गया r स्क्वायर और 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। अब देखो वहाँ से तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मॉड z0 स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर बाई 2। तो ये वाली चीज़ हो गई अपनी 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर, है कि नहीं, काम हो गया क्या, बिल्कुल हो गया, r स्क्वायर और 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर,
ठीक है ना। तो आर स्क्वायर गया, तो यहाँ से हम क्या बोल पाएंगे 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर और इक्वल्स टू 2 माइनस 8 मॉड अल्फा स्क्वायर, तो 7 मॉड अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ से देयरफॉर 1/, चलो 5 मिनट का